ये मान के हम चल सकते हैं कि इंडिया यूजली 50 to 60% प्रीमियम पर ही ट्रेड करता है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में। एंड उसकी रीजन है कि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। हमने जिस तरह से अपनी जीडीपी, अपने बैलेंस शीट्स को मैनेज किया है, स्पेशली कोविड जैसे सिनेरियो में हमने देखा है कि दूसरी कंट्रीज में क्या सिनेरियो है, एंड हमारी कंट्री काफ़ी एलिनेटेड है उन इश्यूज से। Clearly all of this, and in the past, जो हिस्ट्री रही है हमारी, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ने हर चैलेंज को टैकल किया है, all of this is leading to a good premium. So after the the definition of large, mid and small जो defined हुए थे, redefined हुए थे, I would say, उसके बाद आप देखेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी एक्चुअली साइज में अब इतनी स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज नहीं है जैसे कि हम परसीव करते हैं। सो राइट। वो बहुत छोटी 1,000 करोड़ 500 करोड़ वाली कंपनियां नहीं आज हम बात करते हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप कैटेगरी शुरू होती है करीब अराउंड 15,000 करोड़ के मार्केट कैप से, एंड इट गोज ऑल द वे डाउन। एंड इनफैक्ट पहली 100 कंपनियां ही जो 15,000 से अराउंड 10,000 के बीच में ही आती है, वो ऑलमोस्ट 90 या 100 कंपनीज उसमें आप ब्रैकेट में मिल जाती हैं। सो मार्केट्स में साइकिल्स होते हैं, कुछ टाइम मिड कैप्स ज्यादा परफॉर्म करेंगे, कोई टाइम आपके स्क्यूनेस होगी लार्ज कैप की तरफ। सो ये भी एक माइंड में रखना जरूरी है कि मिड कैप एज अ सेगमेंट इटसेल्फ हैज नॉट डन वेल ओवर अ 5 year period. And second is that yes, I think that selecting a fund, clearly दो तीन ही पॉइंट्स होते हैं यूजुअली, कि आप देखो कि वेदर यू आर लुकिंग एट अ लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड। आईटी सेक्टर की जो वैल्यूएशन थी, वो कोविड के पहले अराउंड 17 to 18 टाइम्स मल्टीपल के बैंड में ट्रेड किया करती थी, एंड वो मल्टीपल बढ़ के ऑलमोस्ट 34 35 टाइम्स हो गए थे अराउंड एंड ऑफ 2021। एंड वो वैल्यूएशन पर एटलीस्ट एज अ फंड मैनेजर व्हाट आई कुड डू वाज दैट जो भी बहुत एक्सपेंसिवली ट्रेडिंग स्टॉक्स है, ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग इज एट दैट मल्टीपल। देयर वर सर्टेन पॉकेट्स व्हिच वर ट्रेडिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने उन स्टॉक्स में से रिस्क थोड़ा कम करके प्रॉफिट्स बुक करके भी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमृता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। जैसे आप सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। और हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट सामान विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज भी हमारे साथ वी हैव मिस मीता. So Mrs. Meeta Shetty is a very renowned personality. She is the fund manager for Tata Digital India Fund and Tata India Pharma and Healthcare Fund since November 2018. Mrs. Meeta has over 16 years of work experience. Mrs. Meeta Shetty joined Tata Asset Management in March 2017 as a research analyst, tracking IT, pharma and telecom sector and reporting to the Chief Investment Officer for Equities. Her previous endeavors include services with Kotak Securities Limited, HDFC Securities, Asian Market Securities and Dalal and Broacha Stockbroking, wherein she was tracking the pharma sector. She has also worked with Kavi Stockbroking as an equity advisor. Meeta is a CFA charter holder from CFA Institute US and a bachelor in economics. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. आज हमारे साथ मीता हैं, मीता शेट्टी. She is a fund manager at Tata Mutual Fund. Hi Meeta and welcome to Mutual Funds की बात. Thank you so much for being our guest speaker today. हाय So नम्रता। hi. So let's get started with the questions, Meeta. And I'm sure आज हमारे पास बहुत सारे interesting questions हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं. So I think सबसे पहला question ये है कि there's a general fear, right, in terms of economy कि जो developed economies हैं वो अभी शायद थोड़े trouble में हैं. And Europe's largest economy and the world's fourth largest, which is Germany, is just entering recession at this point. Of course, क्योंकि उनका GDP consecutive 2 quarter से fail हुआ है. So आपको क्या लगता है कि यहाँ से is the situation going to get worse? Do you think it will have an impact on other economies as well? और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? Sure. First of all, Namrata, thank you for having me, and thank you, Guru team, for giving us this opportunity. Let's get into your question. So I think जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि Germany has already dipped into recession, and fear ये है कि probably ये यूरोप में और भी कुछ countries में probably we might see that. So the caution is very valid.
But two three things here. One that see European belt में inflation काफी बढ़ गया था after the war started last year in February, एंड उसकी वजह से इकोनॉमी में काफी स्लो डाउन और इम्पैक्ट हमने कुछ महीनों से देखा है. So yes, we are seeing a negative number now, but economy was already reeling under a lot of pressure. So that is not something which has just come up. It's been there for some time. सेकेंड इज दैट अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो यस, हम वहाँ पर कुछ चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, एंड सर्टनली वहाँ पर कुछ स्लो डाउन शायद हमें देखने मिलेगा. बट देन यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दैट the overall number is very small for us right now. So Germany is hardly about 4 to 5% of our overall exports, एंड वो 4-5% भी एक्चुअली काफी सारे सेगमेंट्स में स्प्रेड आउट है, राइट फ्रॉम लेदर गुड्स टू केमिकल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू तो वो मल्टीपल सेगमेंट्स में है जहाँ पे छोटा छोटा एक हिस्सा है उनका. सो येस, आई एम नॉट सेइंग कि इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, but impact will be very spread and fragmented, and the contribution from that may not be very material for us as an economy. Okay, okay, so fair enough. So I think on the other hand, we are also looking at a fear of recession, or at least a global slowdown. तो हम सब I think anticipate कर ही रहे हैं. And when it comes to on the other side, अगर हम Indian equities की बात करें, which is not showing much sign of a slowdown at this point in time, right? Indian equities continue to trade at a significant premium when we're looking at Indian equities compared to the emerging markets. FTSE India trades at a 76% premium, compared to FTSE of emerging markets index. So, आपको क्या लगता है कि is this going to have an impact on the FII inflows, into the country? यस. सो नम्रता, यस, आपने जो पॉइंट बोली वो बहुत वैलिड है, और ये एक नंबर है जिसको हम भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं. सो द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से इंडिया का प्रीमियम हमेशा ज़्यादा रहा है, ऑल्दो दैट प्रीमियम नंबर कीप्स एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग. बट ये मान के हम चल सकते हैं कि इंडिया यूजली 50 to 60% प्रीमियम पर ही ट्रेड करता है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में. एंड उसकी रीजन है कि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं. हमने जिस तरह से अपनी जीडीपी, अपने बैलेंस शीट्स को मैनेज किया है, स्पेशली कोविड जैसे सिनेरियो में हमने देखा है कि दूसरी कंट्रीज में क्या सिनेरियो है, and हमारी कंट्री काफ़ी एलिनेटेड है उन इश्यूज से. सो क्लियरली ऑल ऑफ दिस, एंड इन द पास्ट जो हिस्ट्री रही है हमारी, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ने हर चैलेंज को टैकल किया है, all of this is leading to a good premium. Now आपके ने जो पॉइंट बोला कि premium is right now at 75%, so will FIIs think about it in a cautious way. Yeah. सो एक्चुअली ये प्रीमियम अगर हम जनवरी में देखते तो ये प्रीमियम एक्चुअली ऑलमोस्ट 90-95% के करीब था, एंड नाउ वी आर एक्चुअली कम डाउन अ बिट because there has been some rally in the global markets, and at the same time we have actually not seen that amount of rally. तो उसकी वजह से वो प्रीमियम एक्चुअली थोड़ा कम हुआ है. So in fact it's in our favor right now versus what it was say 4 or 5 months back. Okay. अदर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज दैट सी एफआईआईज ने पिछले 18 से 24 महीनों में काफी पुल आउट किया है इंडियन मार्केट से. ऑलमोस्ट 25 से 30 बिलियन डॉलर की आउटफ्लो हमने देखी है. इनफैक्ट आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे इंडियन मार्केट्स में, तो जो 2021 के आसपास ये नंबर जो था वो ऑलमोस्ट 21% था, 20.5 प्रिसाइसली, एंड वो अब ऑलमोस्ट 18% के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है. सो एफआईआई की होल्डिंग ऑलरेडी काफी हद तक कम हो गई है पिछले 1.5-2 सालों में, और ये प्रीमियम भी अब जैसे कि मैंने बोला कि 4-5 महीनों में कम हुआ है. सो आई थिंक दैट ये कंसर्न वैलिड है, बट मोर और लेस वो प्ले हो चुका है. एंड गिवन हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की और जो आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी की, आई थिंक दैट एफआईआई के लिए इंडियन मार्केट को इग्नोर करना बहुत डिफिकल्ट है. सो आई थिंक एट सम पॉइंट इनफैक्ट हम देखेंगे कि ये रिवर्सल होगा. इनफैक्ट पिछले 3 महीनों के नंबर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन की इनफ्लो हर महीने आई है पिछले 3 महीनों में. सो ऑलमोस्ट 6 बिलियन हैज कम इन द लास्ट 3 months अलोन. सो आई थिंक इट्स जस्ट स्टार्ट, एंड जैसे ही वैल्यूएशंस
थोड़े और अट्रैक्टिव होंगे, वी probably should see some more reversals. Wow. Okay. Okay. Fair enough. So I guess now I'm going to ask you a question, which is very interesting, and I think इससे related हमें बहुत सारे सवाल भी आते हैं हमारे इन्वेस्टर से कि जो काफ़ी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो फ्रेश इनफ्लोज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चाहे वो SIP रूट के थ्रू या लमसम के थ्रू, एज दे मे फेस शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ साइज। तो आपके व्यू में ये जो थोड़े बहुत जो स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनका AUM बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, um, why do you think that, or how do some of these small cap funds continue to do so well despite these problems? और आपको क्या लगता है कि ये जो जैसे जैसे स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में AUM बढ़ता है, इज दिस अ हिंड्रेंस फॉर फंड्स लाइक दीज? या सो नम्रता, हमारा स्मॉल कैप फंड 4,000 करोड़ से थोड़ा कम साइज का है। वी आर जस्ट रीचिंग अराउंड 4,000 नंबर। सो आई थिंक हमारा साइज बहुत ही स्वीट स्पॉट है और हमारे लिए ये चैलेंज नहीं है। सो आई थिंक आई वुड से दैट वी आर फार अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, एंड वंस वी कीप डिलीवरिंग एज वी आर, जैसे कि हमारी जो परफॉर्मेंस रही है, उससे आई एम श्योर एट सम पॉइंट हम वहां पहुंचेंगे जहां पर हमें ये प्रॉब्लम दिखाई देगा। बट as of now we are very comfortable, but I would still like to add few points here. After the the definition of large, mid and small जो defined हुए थे, redefined हुए थे, I would say, उसके बाद आप देखेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी एक्चुअली साइज में अब इतनी स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज नहीं है जैसे कि हम परसीव करते हैं। सो राइट। वो बहुत छोटी 1,000 करोड़ 500 करोड़ वाली कंपनियां नहीं आज हम बात करते हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप कैटेगरी शुरू होती है करीब अराउंड 15,000 करोड़ के मार्केट कैप से, एंड इट गोज ऑल द वे डाउन। एंड इनफैक्ट पहली 100 कंपनियां ही जो 15,000 से अराउंड 10,000 के बीच में ही आती है, वो ऑलमोस्ट 90 या 100 कंपनीज उसमें आप ब्रैकेट में मिल जाती हैं। सो नाउ द स्मॉल कैप इज not as as small as it used to be earlier. Yeah, so I think that helps these funds to keep looking for ideas and keep getting alpha over a longer period of time. Sure. Okay. But with your fund, you don't see this challenge at this point in time, you're saying. Absolutely. All right. Okay. Fund selection अगर देखा जाए तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, and we're always trying our best to figure out the best fund for us, right? I think over and above selecting a fund, ये भी देखना ज़रूरी होता है कि ऐसा कौन सा फंड है जिसने consistently benchmark को beat किया है, right? So it is a task for many investors. So अगर देखा जाए तो around 72% of the mid cap mutual fund schemes ने जो है they have failed to beat the benchmark over a 1 year time period, right? 58% of the funds over 3 years and 86% over a 5 year time period. तो आपके ओपिनियन में ये जो फंड्स होते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू चूजिंग द राइट मिड कैप फंड, और हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, इफ यू वांट टू सेलेक्ट द राइट मिड कैप फंड्स फॉर आवरसेल्व्स, व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन मिड कैप, हाउ डू वी सेलेक्ट दैट? राइट। सो यस, आई थिंक आप अगर 3 साल 5 साल का डेटा देखोगे तो मिड कैप फंड्स में यू वुड सी दैट इतना ग्रेट रिटर्न नहीं है वर्सेस द बेंचमार्क और ब्रॉडर मार्केट्स। एक रीजन ये भी है कि द लार्ज कैप कैटेगरी हैज एक्चुअली, और से द ब्रॉडर से निफ्टी 50 इंडाइसेस has done better than the mid cap indices even at index level if you go to see over a 5 year period. सो मार्केट्स में साइकिल्स होते हैं, कुछ टाइम मिड कैप्स ज्यादा परफॉर्म करेंगे, कोई टाइम आपके स्क्यूनेस होगी लार्ज कैप की तरफ। सो ये भी एक माइंड में रखना जरूरी है कि मिड कैप एज अ सेगमेंट इटसेल्फ हैज नॉट डन वेल ओवर अ 5 year period. एंड सेकेंड इज दैट येस, आई थिंक दैट सेलेक्टिंग अ फंड क्लियरली 2-3 ही पॉइंट्स होते हैं यूजुअली, कि आप देखो कि वेदर यू आर लुकिंग एट अ लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड, बिकॉज एवरी टाइम एज ए सेट कभी साइकिल्स आपके फेवर में होंगे कभी नहीं होंगे, बट अगर एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है किसी फंड का एंड आपने वो कंसिस्टेंसी देखी है, देन आई थिंक दैट बिकम्स वन ऑफ द प्रिफर्ड चॉइसेस naturally. And then also you have to keep in mind the style of investing of certain fund managers, whether they follow GARP or value, or they follow only growth at any price, because इसके भी cycles होते हैं market में. So I think you have to keep these criterias in mind while you're choosing a fund. So if you're choosing a mid cap fund, maybe you can diversify between 2-3 styles so that you are able to make a return decent alpha, क्योंकि हर स्टाइल एक ही टाइम पर शायद काम ना करे.
So maybe you can have a basket of two three ideas of value and growth, or a mix of both basically. Yeah, sure. Because I guess eventually an investor wants to get that alpha, right? They want to beat the index. I mean, इसीलिए एक investor active Sure. funds में invest करता है. Otherwise, we Yes. can just invest in a mid cap index and be happy about it. So yeah, True. all right. So I think another important category जो शायद आज के टाइम में भी काफ़ी relevant है is international funds. And international funds ने जो है in terms of returns, they've topped the charts, right, in this particular year. इस कैटेगरी ने करीब 10% रिटर्न्स दिए हैं सो फार इन दिस पर्टिकुलर ईयर. तो आपके ओपिनियन में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट, जिनको हम ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं, बट दे आर लुकिंग एट अ इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो जिसमें वो सारे कैटेगरीज डाल पाएँ और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाएँ. तो क्या इंटरनेशनल फंड्स इज़ अ गुड कैटेगरी फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स? और ये जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, डू दे हेल्प इन डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक इक्विटी के साथ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं? सो जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट अबाउट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स फॉर इंटरनेशनल फंड्स. Sure. No, certainly. So, if you are planning to diversify, and option है international funds का, काफी काफी सारे options available है Indian market investors के लिए. So certainly it helps in diversification. But again, I think that same logic applies किसी भी equity market में आप चाहे invest करना चाहो, चाहे वो India हो या international हो, that आपका time horizon एक लंबा होना चाहिए, Yeah. एंड आप एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ उसमें इन्वेस्ट करें, वेदर आप स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं. बट इफ यू आर गोइंग फॉर स्ट्रक्चर्ड, इंश्योर दैट वो डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है आपका एक फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से दैट yes, international funds ने recently अच्छा रिटर्न दिया है, बट डोंट चेज द रिटर्न्स एंड ट्राई टू इन्वेस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं मार्केट में कि एक अच्छे रिटर्न आने के बाद इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, but generally that's not the ideal way. So if your consistent returns might not come for a longer time, or but then when market starts rewarding, हमने देखा है कि रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं. सो वो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, rather Yeah. than just chasing the returns कि नियर टर्म में अच्छे बने हैं, let's just kind of start investing. बट यू डू रेकमेंड कि थोड़ा एलोकेशन दिया जा सकता है इंटरनेशनल फंड्स को फॉर अ फर्स्ट टाइम Yes, इन्वेस्टर? yes, I think so. So, in fact, the fund that I manage also at Tata Digital India Fund, we have also enabled ourselves to invest into global stocks and ETFs. So we clearly believe that it makes sense. जहाँ पे भी हमें लगता है कि diversification करना चाहिए, हमने उन funds में enable किया हुआ है हमारे यहाँ पर भी. Okay, fair enough. Perfect. All right. So now I'm going to ask you about a very interesting category, right? And this is something which, oh my God, whenever we meet our investors, they always ask us about this category, which is the technology funds, right? There's a lot of craze around it, especially 2-3 साल पहले तो like people were buying a lot of technology, investing a lot in technology funds. अभी अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर हैज़ बिन हिट वेरी बैडली. तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी आईटी फंड्स में या टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया है, उनको क्या करना चाहिए, राइट? आई मीन व्हाट वुड बी द राइट अप्रोच फॉर देम एट दिस पॉइंट? क्या उनको इन फंड्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या इनसे पैसा निकाल लेना चाहिए? कंसिडरिंग अगर हम थोड़े मिड कैप आईटी स्टॉक्स देखें, दे एक्चुअली गोइंग थ्रू रिकवरी रैली एट दिस पॉइंट इन टाइम. So, what is your take on this particular scenario that we have for IT sector funds? Sure. So clearly I think टेक्नोलॉजी फंड में वही हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया कि इन्वेस्टर्स चेज द रिटर्न्स, Yeah. and after a good rally in the IT stocks and good returns that a few of the funds including ours could make in the on the technology stocks, clearly we saw that investors were looking at the returns, and we did see that and it's very natural. We see it in every market rally that way. So I think to your question that clear यहाँ से क्या लगता है and what investors should do. I think that when I am managing this fund, clearly two three things that I have kept in mind, particularly in the last 1 year. So about if I have to give you numbers, IT sector की जो valuation थी, वो कोविड के पहले अराउंड 17 to 18 times मल्टीपल के बैंड में ट्रेड किया करती थी, एंड वो मल्टीपल बढ़ के ऑलमोस्ट 34-35 टाइम्स हो गए थे अराउंड एंड ऑफ 2021. एंड वो वैल्यूएशन पर एटलीस्ट एज अ फंड मैनेजर व्हाट आई कुड डू वाज दैट जो भी बहुत एक्सपेंसिवली ट्रेडिंग स्टॉक से, ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग इज एट दैट मल्टीपल. देयर वर सर्टेन पॉकेट्स विच वर ट्रेडिंग वेरी एक्सपेंसिव.
तो हमने उन स्टॉक्स में से रिस्क थोड़ा कम करके प्रॉफिट्स बुक करके वी एक्चुअली वेंट टुवर्ड्स नेम्स व्हिच वर अ लिटिल लेस कॉस्टली और आई वुड से एक्सपेंसिव। एंड हमने कैश भी काफी होल्ड किया फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। एंटायर 2022 हम काफी कैश होल्ड करके हमने रखा था, ऑलमोस्ट 8% कैश on an any a month that you would see. So the idea there was that valuations बहुत expensive हैं and hence that call was taken. But आज मैं जब valuations को देखती हूँ after almost the correction that we've seen in the last 12 to 16 months from the peak of Jan 22, the valuations are back to 18 times. So अब valuation हमारे पुराने जो लेवल से वहां पर आ चुके हैं। यूएस में जो भी वी हैड कंसर्न्स जो पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहे हैं, रिसेशन के, इंटरेस्ट रेट्स जो इतने बड़े हैं, और वो यही सब रीजंस की वजह से एक्चुअली आईटी सेक्टर करेक्ट हुआ है। और आज अगर यहाँ से अगर मुझे 6 महीने, 1 साल या 3-4 साल का व्यू लेना है, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जो भी कंसर्न्स यूएस में आ रहे हैं, इट विल स्टिल बी देयर फॉर सम नियर टर्म टाइम, बट 3 से 5 साल के व्यू अगर हम देखें तो थिंग्स शुड स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। एंड आईटी और से डिजिटल फॉर दैट मैटर आज इतना एसेंशियल बन गया है किसी भी इंडस्ट्री के लिए फंक्शन करने के लिए, किसी भी Yeah. छोटी बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट हो गया है आज। आपको रेलिवेंट रहना है तो इंडस्ट्री में। सो आई थिंक दैट फ्रॉम दैट सिनेरियो एंड द वे इंडियन आईटी की जो इंडस्ट्री है उसकी जो ग्लोबल लेवल पे जो रिकग्निशन है, और जो हम मार्केट शेयर देखते हैं जो हर साल बढ़ता है, इंडियन आईटी कंपनीज हर साल थोड़ा ज़्यादा मार्केट शेयर ले रही हैं ग्लोबल कंपनीज से, और ये ट्रेंड आजकल का नहीं है, पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। सो ये सबको माइंड में रखते हुए और जब आने वाले 3 से 5 साल के बारे में मैं जब सोचती हूँ, तो इट क्लियरली टेल्स मी दैट देर इज स्ट्रक्चरल स्टोरी देयर फॉर मल्टीपल ईयर्स टू कम। And when I stitch that with the valuation, as I said, ki are back to 18 times, I think that investors who have particularly borne the brunt of 1 year fall, if they have come at the highest NAVs, then I think at least at this valuation, it doesn't make ki aap, you start thinking otherwise. So I think it's better to stay invested and always remember to have a longer horizon. So it helps you, go through these kind of volatile phases. फेयर इनफ। सो बट अभी फिर इन्वेस्टर्स को ये जो ये फंड्स हैं उनको होल्ड करके रखना चाहिए, और डू यू थिंक दे शुड सेल इट एट दिस पॉइंट? I don't think, I mean, as I said, valuations are already pretty low. लो। Selling anything at a lower valuation may not be the right thing. बट अगर हम इन्वेस्टर का बिहेवियरल बात करें, सो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स गेट पैनिक्ड, राइट, एंड देन दे वांट टू सेल इट व्हेन दे आर फेसिंग लॉसेस, एंड दे से कि इसमें से निकाल देते हैं, इतना लॉस हो गया है, सो वी वांट टू कट आवर लॉसेस, बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट, there's a lot of behavioral aspect that comes into it, and I'm sure you'll agree with me. So yeah, but I Yes, guess Namrata, but I think people like you and me have to be there to handhold them in these yeah, times. absolutely. So I think sectoral funds की जो हम बात कर ही रहे हैं anyways, sectoral funds एक बहुत ही interesting category है, right? And of course technology funds are one of those funds which a lot of investors look at, लेकिन हम सबका ये belief system रहता है कि जो sectoral funds होते हैं उसमें timing बहुत ज़रूरी होता है। तो how can I successfully time a sectoral fund? If you think कि sectoral fund में timing is important, तो क्या मैं successfully उसको time कर सकती हूँ? And how will it help me, if will it help me कि मैं sectoral funds में लंबे समय के लिए invested रहूँ, and then I don't worry about timing at all? So help me understand this. So I think, Namrata, I believe, and even the data supports that no matter which sector fund you are in, अगर आप 7 साल या 10 साल की CAGR रिटर्न्स देखेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा है वो। आई मीन सम सेक्टर्स हैव इवन गिवन यू CAGR ऑफ ऑलमोस्ट 15-16%. Some have given you 14% CAGR, which is equal to broader markets. Yeah. So I think that over the longer run, ये जो वोलेटिलिटी होती है वो काफी नलिफाई हो जाती है, एंड आपके रिटर्न्स आपको वो या तो मार्केट बीटिंग होते हैं या फिर वो मार्केट के साथ जनरली देखा गया है। सो आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ द सेक्टर फंड्स दैट वी हैव, एंड इवन अ फंड लाइक इंफ्रा, जिसमें कि काफी हलचल होती है, वोलेटाइल रहता है, इन द पास्ट भी हमने देखा है।
ऐसे सेक्टर फंड ने भी हमें एक्चुअली इंटरेस्टिंग रिटर्न्स बना के दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10, 7 years टाइम फ्रेम. सो आई थिंक दैट अगर आप उसको नियर टर्म के सिनेरियो से देखोगे तो आपको शायद लगेगा कि आपको उसको टाइम करना है, but it's not, in not everybody can time it well. It's obviously going to have its own volatility. So I think that look at it as a long term investment horizon, whether be it sector fund or a diversified fund, and you will see the, the wealth getting accumulated instead of trying to time every time. या बिकॉज आई थिंक हम सेक्टरल फंड के लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी रहता है बिकॉज उनका टाइम फ्रेम आई थिंक फॉर अ सेक्टरल फंड इज़ वेरी शॉर्ट टर्म इन जनरल. पीपल लुक एट सेक्टरल फंड्स फ्रॉम वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव बट लाइक यू राइटली सेड क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म डिफरेंटली इन डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स. तो आई एम श्योर इन द लॉन्ग रन दे विल गेट टू सी दैट इम्पैक्ट. Absolutely. सो ट्रू. ओके. अभी हम अगर हम पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की बात करें राइट अ लॉट ऑफ टाइम्स हम पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखते हैं वी लुक एट असेट एलोकेशन एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो कम हो जाता है एंड वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स थ्रू असेट एलोकेशन राइट. मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है अगेन लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बिलीव दैट दिस इज अ गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करता है बी इट स्प्रेडिंग इट द डाइवर्सिफिकेशन could happen across sectors geographies asset classes. तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं क्या उनको ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? So, interestingly, first time investors के लिए a category like BAF or a multi-asset does become a good choice. Because जो first time investors होते हैं उनकी risk profile भी थोड़ी सी develop हो रही होती है. They still are new and they still not very clear as to risk appetite कैसा है. Equity markets volatile भी होते हैं. So initially that might not be something that the investors are very comfortable with. Unless they've seen returns over a longer time frame, near term में आपको volatility काफी disturb कर सकती है. So yes, multi asset और something like a balance advantage fund जहाँ पे आपका डेट भी हो जाता है, arbitrage भी हो जाता है, प्योर इक्विटी भी हो जाती है, एंड इनमें शिफ्ट्स होते रहते हैं कि हाउ मच इज इक्विटी एट द market level, and maybe it is much higher or lower at a different market level. So I think that it becomes a very good starting point for any new investors, certainly. So yeah, I would suggest so. Yes. So you would recommend a multi-asset allocation fund that invests across debt, equity, and gold. I mean, would that be the right Yeah, debt equity, gold, something like BAF, as I said, debt equity, arbitrage, जहाँ पे आपका arbitrage? थोड़ा risk free return भी हो जाता है. So yes, these categories. Okay, okay. So there are so we have large cap funds and we have index funds. Lekin we are talking about diversification, right? And that's one of the main reasons why people invest in mutual funds. लेकिन अगर वो diversification के वजह से portfolio overlap हो रहा है, so then I'm really missing out on diversification opportunity, right? So there are times कि जो large cap funds होते हैं, उनका जो stocks होते हैं, they tend to overlap with the index funds, especially the funds that follow Nifty 50, right? So would it make sense to just say invest in an index fund? Yeah, कोई भी fund जो Nifty 50 को track कर रहा है instead of investing in a large cap fund. क्योंकि इतना portfolio overlap हो ही रहा है, so I might as well take a slightly lesser risk and just invest in an index fund. फिर why should I look at active fund management in that case? No, right. So if you look at the data also for the flow, somewhere I think what you're saying comes out. But I would like to highlight that, see, the large cap fund as a category will certainly have some overlap with the benchmark or the Nifty 50 indexes, because large cap, as I said, जो redefine हुए हैं उसके बाद the top 100 stocks are considered as large cap, Yeah, and within that top 100 you would, as a fund manager, obviously it's one's choice as to who picks what, but you will certainly have some good quality names which yeah. are certainly going to be the part of Nifty 50 as well. So overlapping के chances वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, which is a fair point to make. बट एक और एंगल होता है जो इंडेक्स में आपको अवेलेबल नहीं होगा, wherein this large cap fund can invest up to 20% of their fund outside of the large cap category, and most of this is used to invest into mid caps or small cap names, wherein then you there is a probability that आपका alpha generation हो सकता है वहां पर, which an index fund may not always give you. सो देर इज अ ट्रेड ऑफ ऑफकोर्स. आई मीन जब सिर्फ लार्ज कैप्स ही मूव करेंगे, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि देर आर साइकिल्स व्हेन ओनली मिड कैप स्मॉल कैप्स डू वेल और लार्ज कैप डू वेल.
So there will be cycles, but I this benefit of taking the investment exposure to a mid cap category, which will certainly not be available with the index funds. Yeah, I mean that's such a fair point, right? Because लोग ये तो देख लेते हैं कि इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन यू डोंट गेट द बेनिफिट ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप व्हिच कैन जनरेट स्लाइटली बेटर रिटर्न्स फॉर यू. So true. Okay. So coming back to the small cap fund, which is one of the last few questions that I have for you. सिर्फ 30% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने एक्चुअली बेंचमार्क को बीट किया है इन द 5 year टाइम होराइजन, लेकिन जो एक एक्सेप्शन है टू दिस पर्टिकुलर रूल इज द स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी, राइट? 13 small cap funds out of the 24 schemes which are available have actually beat the index or the benchmarks. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why do you think that's happening? So when I look at the small cap category, first the number of companies and the breadth is so wide. As I was saying, that anything which is below 15,000 crore market cap, roughly around, is all falling into the small cap category. So at a index level, आपको small cap शायद वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं देगा जो कि एक फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग में आपको Yeah, दिख जाएगा, विच इज व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, इवन योर डेटा विच यू शेयर. sure. Because I see small cap as more of a complete stock picker kind of area where fund manager के जो skill है to pick one of the best alpha generic opportunities really comes to the fore. Because उनके पास एक लंबा एक breadth है जहाँ से they can choose and pick, unlike like what we were discussing in large cap where the category itself is so narrow. So Hmm. यहाँ पर actually it's more to do with how the fund manager picks stock, and hence you're seeing what you're seeing in terms of the benchmark as well as versus the fund performances. Okay, okay, fair enough. Sumita, I think one of the questions that I have for you is, आप obviously funds manage करते हैं and you have a particular strategy that you follow for selecting the right stocks. लेकिन आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी होता होगा, आई एम श्योर, एंड यू आई डोंट नो वेदर यू फॉलो सिमिलर स्ट्रैटेजी और यू फॉलो डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू मैनेज योर पोर्टफोलियो. So I want you to tell all our viewers, all our investors about as an investor हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, गिव अस सम एडवाइस, as an investor what is it that we can do to get good returns and to actually diversify our portfolio. Yeah, so just a disclaimer, I invest exactly the way I do for my funds, and I invest into my funds mostly, so it's the same thing. But yes, I think that from me, I think a few key important things would be that what I have learned over all these years is that discipline is very very important, because that discipline in the market is what actually makes you generate a good amount of wealth. एंड वो आपको तब दिखेगा when you keep doing that for 2 3 4 5 years, and then you would see what the benefit it did to you. Because Yeah, as I said, markets are always going to be volatile, but particularly for us Indians, we all are residing in a country or have the opportunity to invest in a country like India, wherein we are one of the fastest growing economy, we have one of the best demographics, yeah, we are seeing so much interest in terms of our economic growth, right from China plus one, or so much PLI schemes on the manufacturing side. We have done so well in services side of exports. We are seeing so much inherently, consumption led growth. I mean, any pocket of growth that you see within an economy today, India is at the forefront for almost all of them. And I think that we all must definitely take the advantage of being there. Probably US was here in 1980s and Japan was there probably even a little ahead, and we have seen how those markets have generated returns for everybody, and we are all right now in the right place. I think that so discipline and a regular investment approach is a must for us to take the most benefit of where we are today, particularly India growth story. Second is that I think that which probably relates more to fund managers like us, but I think to be agile is also very important, because as I said that there can be phases when we kind of end up chasing returns, or there can be phases when we realize that probably we've just gone too much heavy exposure to a sectoral fund, whereas the risk appetite is not so much. So at that time we have to be agile and take that correction, take that action, or change that whatever we want to do, because higher risk than what you can take
is definitely not going to be the right fit, because then over a longer term it might actually end up hurting you rather than benefiting you. So take only that much risk which you can take, and only then you'll also be able to do a discipline in terms of your investing. Otherwise आपने एक SIP शुरू करी है, but then if it's beyond what you can sustain, then you will come back and probably cut on it or stop on it. So just start a very small approach to start with and then build on it. But discipline is extremely important, I would say. Okay, wonderful. Okay, so last question, which we ask everyone, some book recommendations for our viewers. So I read this book, both the books actually, very often, and it always enlightens me every time I read it. So I think I'll go with these two names. I think Peter Lynch is what I generally ask most of my, whoever is closer to me, that I should read them. If I think viewers have already read them, I think good and well. But Beating the Street is one of my favorite books of Peter Lynch, and I think that is clearly one book which everybody should read. Second book that I would like to say is Psychology of Money from Morgan Housel. It's a recently written book, not very old like Peter Lynch books are, but I think it really opens up your mind in terms of how people think about money, and it really enlightens you a lot. So I think these two books from my end as a recommendation. Sure. Thank you so much for your time, Neeta. It was wonderful talking to you. And I'm sure हमारे viewers को बहुत सारी learnings मिली होंगी from this particular episode. So thank you so much for your time and patience. Thanks. Thank you, Namrata. Thank you, Guru team. Thank you. Bye-bye. Wow, that was such a wonderful conversation that we had with Mrs. Meeta. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and please do wait for our next episode as well. तो quickly जो भी हमने points discuss किए थे वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये discuss किया कि that India continues to trade at a significant premium to emerging markets. तो इसका FII inflows पे क्या impact होने वाला है to the Indian stock market. तो Mrs. Meeta says कि अगर देखा जाए तो India generally 50% premium पे trade करता है compared to the emerging markets, and India is like an oasis at this point in time, in this worsening global economic situation. तो इसलिए देखा जाए तो FIIs जो हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट को काफी टाइम तक इग्नोर नहीं कर पाएंगे. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो मिड कैप फंड्स हैं, एटलीस्ट 86% ऑफ देम, उन्होंने जो है अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है ओवर अ 5-year पीरियड. तो मीता सेज कि यस दैट्स ट्रू कि जो मिड कैप फंड्स हैं, काफ़ी मिड कैप फंड्स ने जो है 5-year पीरियड में देखा जाए तो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मिड कैप के फेवर में नहीं है. ऐसे भी मिड कैप फंड्स हैं काफ़ी जिन्होंने लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. और जब आप एक मिड कैप फंड को सिलेक्ट करते हैं तो आप यू कैन सिलेक्ट मिड कैप फंड्स अक्रॉस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स. फिर हमने थोड़ा इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बात की है. द फैक्ट कि इंटरनेशनल फंड्स ने जो है रिटर्न्स के मामले में चार्ट्स को टॉप किया है in this year by giving almost 10% returns in this year so far. तो मीता सेज कि जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस फॉरेन स्टॉक्स. लेकिन इंटरनेशनल फंड्स में ऐसे ही मत इन्वेस्ट करिए इन अ हरी जस्ट बिकॉज दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स इन द रीसेंट पास्ट. इंटरनेशनल फंड्स में सिर्फ तभी इन्वेस्ट करिए अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क टॉलरेंस को मैच करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है. फिर हमने थोड़ा सेक्टरल फंड्स के बारे में बात करी है. मीता सेज कि जो सेक्टरल फंड्स होते हैं वो 14 से 15% तक रिटर्न दे सकते हैं इन द लॉन्ग रन. सो इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो सेक्टरल फंड्स आर मार्केट बीटिंग और एटलीस्ट मार्केट मैचिंग इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. सेक्टरल फंड्स में अपना एंट्री और एग्जिट को टाइम करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं तो आपका बेस्ट चांस टू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स इज बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं they invest across different sectors, geographies, asset classes. तो क्या ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं? तो मीता सेज कि अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं वो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से डील करने में मदद करते हैं. एट द सेम टाइम जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स का पोर्टफोलियो वो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो जाता है, विच मीन्स एज एन इन्वेस्टर
आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। Then we spoke about the fact कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो जो है काफी ओवरलैप करता है विद इंडेक्स फंड्स। तो एज एन इन्वेस्टर क्या मैं सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ लार्ज कैप फंड? तो मीता सेज कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो 20% जो अपने पोर्टफोलियो का है वो मिड कैप या स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से दीज फंड्स द लार्ज कैप फंड्स हैव द पोटेंशियल टू जनरेट स्लाइटली बेटर अल्फा फॉर इन्वेस्टर्स। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम इक्विटी फंड एज अ कैटेगरी देखें तो सिर्फ 30% इक्विटी फंड्स ने 5 ईयर टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन एक नोटेबल एक्सेप्शन जो था वो था स्मॉल कैप फंड्स। तो मीता सेज कि अगर देखा जाए तो जो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी है, स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। तो एज फंड मैनेजर्स के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत आइडियाज होते हैं टू पिक फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस। फिर हमने मीता से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स। और मीता क्लियरली सेज कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है। एट द सेम टाइम एजिलिटी बहुत जरूरी है, विच मीन्स आपको लगता है कि अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए इफ नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है कि वो आपकी रिस्क टॉलरेंस को मैच नहीं करता है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड एंड आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, अपने कमेंट्स शेयर करिए, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.